नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका ने जिस तरीके से रशिया से तेल लेने की अनुमति दी और उसके बाद भी जिस तरह के बयान रशिया से लगातार अमेरिका से आ रहे हैं, उसने इस बात पर बड़ा सवाल कर दिया है कि किसी भी देश के लिए और भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के लिए जो सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्या अब वो महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। इसी महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश सर, नमस्कार। जी जी, राकेश नमस्कार। सर, ये जब अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं कि इंडियंस हैव बीन वेरी गुड एक्टर्स, वी आस्क देम टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड दे डिड, नाउ वी हैव गिवन देम परमिशन टू बाय रशियन ऑयल। तो सर, देश की संप्रभुता, हम तो किसी भी तरह के बाहरी और आंतरिक दबाव से मुक्त एक संप्रभु राष्ट्र है। कहाँ देश की संप्रभुता कहाँ चली जाती है जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं। संप्रभु राष्ट्र थे विक्रांत जी, हम हैं नहीं। अब इसको हमें व्याकरण को बदलना पड़ेगा। अब भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। इसके बावजूद हमें उतनी भी आजादी नहीं है जितनी यूएसए के फेडरल स्ट्रक्चर में वहां के 50 राज्यों को है। विक्रांत जी, आप जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, दोहरा देते हैं इस बात को, कि अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वहां पर जो राज्य हैं उनकी सरकारों को इतने अधिकार हैं कि वे संघीय सरकार के हर आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से वहां के राज्यों पर, वहां की सरकारों पर मनमानी चीजें नहीं थोप सकते जैसे हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो हम वो वाले 51वें राज्य हैं जिस पर अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की सारी शर्तें लागू होती हैं। यानी हम दोयम दर्जे के राज्य बन गए अमेरिका के, उन 50 राज्यों के समकक्ष भी नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूं। जी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अभी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार की आलोचना की है ईरान में बमबारी को लेकर, खुलकर बोला है वहां। न्यूयॉर्क का जो मेयर है उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चलती है। अगर वो कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू कभी न्यूयॉर्क आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा क्योंकि वो एक वॉर क्रिमिनल है, तो ये अधिकार न्यूयॉर्क के मेयर को भी है। लेकिन हम न्यूयॉर्क के महापौर या अमेरिका के 50 राज्यों के गवर्नर से कम अधिकार वाले राज्य बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार जिस तरह से मजबूर दिखाई दे रहे हैं, लाचार दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के शब्दों में कंप्रोमाइज्ड दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। ये यूं ही तो नहीं है कि अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट बयान जारी करे, ट्वीट करके बताए कि हमने इजाजत दी है भारत को रूस से तेल खरीदने की। उसमें भी पाबंदी है 30 दिन। हम्म। उसमें से हम और आप जिस दिन बात कर रहे हैं, तीसरा दिन शुरू हो चुका है। दो बिल्कुल। दिन तो निकल गए, हाँ। बचे हुए 27 दिनों में हमें रूस से तेल खरीदना है। और कौन से बेड़े, रूस का कौन से टैंकर्स हैं जो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आसपास हैं, हिंद महासागर तक आ गए हों। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। जी। सरकार के भोंपू, सरकार के जर खरीद गुलाम मीडिया के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता इससे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हाँ। हैं। बिल्कुल। दूसरा तर्क दिया जा रहा है विक्रांत जी हम्म। कि हमने तो रूस से तेल खरीदना बंद किया ही नहीं था। हाँ। अगर आपने बंद नहीं किया था तो ये अनुमति शब्द, अलाउ शब्द कैसे आया, हम्म। परमिशन शब्द कैसे आया, 30 दिन की मोहलत कैसे आई। अब पहले इसका खंडन कर लें कि हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया था। इसके आंकड़े में 1 मिनट में सिर्फ बता देता हूं। जी। जी। दिसंबर 2025 में, अभी 2 महीने पहले,
पिछले 38 महीने के सबसे निचले स्तर पर रूस से तेल का आयात हमने किया 2.7 अरब डॉलर का, और अमेरिका से आयात करने में 31% की वृद्धि हुई। हम्म। फिर आता है जनवरी 2026, ऐतिहासिक गिरावट हुई है। रूस से तेल के आयात में 1.98 अरब डॉलर हाँ, हमने आयात में गिरावट लाई, हाँ, कमी की। यानी पिछले 44 महीनों का सबसे कम आयात किया। हम्म। बाजार में हिस्सेदारी मात्र बची हमारी 19.3%। हम्म। फरवरी, आज से सिर्फ 6 दिन पहले व्यापार समझौता लागू हुआ, ट्रेड डील हुआ। अमेरिका ने हमारे ऊपर दंडात्मक 25% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया, हाँ, और उसका ऐलान भी ट्रंप ने किया था। मोदी जी ने तो 32 मिनट बाद ट्वीट किया। हाँ, 10:28 पर ट्रंप का ट्वीट है, हमारा 11:02 पर। हमने उसके बाद क्या किया, अघोषित सहमति दे दी कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि शर्त थी डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील में। अब हमारी हिस्सेदारी बची रूस से साथ में गिरकर 19.3 से 21.5 के बीच। हम्म, मार्च में हमको वेवर दिया गया है, हम्म। यानी वेव करना। हम बैंक से कई बार मोहलत, कहते हैं ना, हमको मोहलत बैंक की। ने हाँ, माफ कर दिया, हमारा हाँ, कर्ज वेव कर दिया, हाँ। या उस पर जो ब्याज था वो वेव ऑफ कर दिया। हम्म। तो ये कोई कृपा ही होती है ना। जो चीज आप पहले से कर रहे थे, आप रूस से तेल लगातार खरीद ही रहे थे, हम्म। उसमें कटौती नहीं की थी या बंद नहीं किया था, तो ये वेवर के शब्द कैसे आया? हम्म। वी अलाउड, हमने अलाउ किया, परमिशन दी, ये शब्द कैसे आए बताइए आप हमें। 30 दिन की छूट दी गई है। फिर भारत फिर से रूस से 95 लाख बैरल अतिरिक्त तेल की बात कर रहा है इस छूट के बाद। हम्म। छूट देने वाला कौन है? दुनिया का दरोगा? तो ये जो आपने संप्रभु कहा था, उसके साथ थे जोड़ लीजिए। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, है नहीं, और इसके पीछे जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी मजबूरियां। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पंजीकृत देश हैं 195, उसके अलावा भी कई देश हैं जो यूएन में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ, उनमें से किस देश के साथ ये सलूक किया है ट्रंप ने? किस देश से उसने कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे? और उसने इस तरह मान लिया हो सकता है उसने कहा हो, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ। और होगा कोई टिम्बकटू नाम का देश, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो विश्व गुरु हैं। तो हम यस बॉस करके जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी, हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन कर रहे हैं? क्यों नहीं सीना तान के खड़े होकर हम, भारत सरकार कह पा रही है कि नहीं, रूस से हम तेल खरीदेंगे, हमको सस्ता भी मिलता है। कल तो पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा था अपार तेल है हमारे पास, अपार गैस भंडार है, कोई कमी नहीं है। और आधी रात में दाम और बढ़ा राहुल दिए गांधी के गए। दाम हाँ, बढ़ 4 बजे कल दोपहर में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे यहाँ महंगाई आने वाली है, तेल का संकट हाँ, आने वाला है। 7 घंटे बाद सरकार ने 60 रुपए एलपीजी पर बढ़ा दिए, घरेलू पर। हाँ। कमर्शियल पर शायद 115 कुछ एक सौ बढ़ाए, पंद्रह रुपए 115। तो क्या ये सारे संकेत ये नहीं बता रहे कि हमारी सरकार सचमुच में कंप्रोमाइज्ड है? हम्म। इसकी वजह पर हम आगे बात करेंगे। जी विक्रांत जी। आपने कहा कि हम विश्व गुरु बनने चले थे। अभी अभी कुछ देर पहले मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक ट्वीट देख रहा था, एक उनका क्लिप देख रहा था। उसमें वो बोले कि विश्व जी गुरु बनने चले थे और विश्व चेले बन गए हैं हम। तो आखिर क्या डॉक्टर साहब वजहें दिखाई देती हैं? क्योंकि भारत तो एक मजबूत देश था, इसके प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है किस तरीके से अमेरिका के साथ सीना तान कर बात किया करते थे। क्या ये केवल विदेश नीति में बदलाव है या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? देखिए, विदेश नीति, उद्योग व्यापार वाणिज्य की नीति, रक्षा नीति, बदलाव नहीं है, ये पूरी तरह शीर्षासन कर दिया है हमने। अब इन सारी नीतियों का निर्धारण व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक उदाहरण और जोड़ लीजिए, जी। कारण पर तो आएंगे ही हम बाद में, हाँ, बहुत जरूरी है उस पर हाँ, आना। हाँ। अभी अभी ईरान का एक जहाजी बेड़ा, आप सब जानते हैं, कई बार हाँ, हम लोग बात बिल्कुल। कर चुके हैं,
एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में आया हुआ था। हम्म। हिंद महासागर के हम निगहबान हैं। हम्म। और ये बात हम नहीं कह रहे, विक्रांत यादव नहीं कह रहे, हम्म। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था हिंद महासागर के हम गार्डियन हैं, हाँ। हम उसके पहरेदार हैं, हम निगहबान हैं। और साथ में उन्होंने बताया था कि 2000 किलोमीटर दूर जाकर इंडियन नेवी ने 21 लोगों को बचाया था एक डूबते हुए जहाज में से। यहाँ तो आपकी दहरी पर, आपके दरवाजे पर, आपकी गली के मुहाने पर ईरान के जहाज को गिरा दिया। उसने भी उसमें भी परमाणु पनडुब्बी थी। हम्म। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय जो जल है वो सबके लिए है, वहां हाँ। कोई भी आ जा सकता है, मछली भी पकड़ सकता है, खनिज भी निकाल सकता है समुद्र से। लेकिन इसके बावजूद हमारे इतने पास में अगर कोई न्यूक्लियर पनडुब्बी आ रही है तो उसके लिए हमें सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर तो हमारे नाम पर है, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा प्रभाव क्षेत्र, उसके हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हाँ। वहां अगर कोई संकट होगा, किसी दूसरे देश के जहाज के पर कोई आफत आएगी, तो पहले पहुंचने की, बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम्म। हम उसके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हिफाजत करने के होल सोल इंचार्ज हैं, हम ठेकेदार हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद ईरान का बेड़ा डुबो दिया अमेरिका ने। फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हुए भी हम नहीं पहुंचे, श्रीलंका पहले पहुंचा, श्रीलंका। उन्होंने बचाया नाविकों को। दूसरे जहाज को भी शरण दी हुई है श्रीलंका ने। आप देखिए, अमेरिका के दुश्मन देश के जहाज को शरण देना छोटी बात नहीं आज की तारीख में। उससे भी बड़ा बयान देख लीजिए अनुराग दिशानायके का, हम्म। श्रीलंका के राष्ट्रपति का। क्या शानदार बयान है। स्टेट्समैनशिप क्या होती है, नेहरू युग की याद दिला दी उस आदमी ने। उन्होंने कहा कि जंग में किसी एक भी बेकसूर इंसान को नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने शरण दी है ईरान के जहाज को, यह अंतरराष्ट्रीय नियमों, यूएन चार्टर हम्म। और मानवता के आधार पर किया गया काम है। अब ट्रम्प धमका रहे हैं, दुश्मन देश के आदमी को आप शरण दोगे तो स्वाभाविक है दुनिया का डर होगा। इसके बावजूद श्रीलंका अपनी नीति पर टिका हुआ है। हम्म। भारत सरकार ने तो इस जहाज को गिराए जाने की निंदा तक नहीं की। 6 दिन लग गए अली खamenei पे की मौत पर शोक जताने में, तब भी प्रधानमंत्री शोक नहीं जता पा रहे। 6 दिन बाद जो है, 4 दिन बाद विदेश सचिव गए एम्बेसी में जाकर, वो शोक पुस्तिका में उन्होंने अपना संदेश लिखा भारत सरकार की तरफ से। और विदेश मंत्री ने भी उसी दिन इराक के विदेश मंत्री से बातचीत की। क्या बातचीत की उसका ब्यौरा हालांकि अभी तक भारतीय साइड से सामने नहीं आया है। तो क्या ये जो दोनों चीज हुई थी, दोनों डेवलपमेंट हुए थे, ये इसी शिप पर हमला होने के बाद हुए थे? तो क्या किसी तरह का भूल चूक, कोई पश्चाताप, कोई गिला शिकवा भी आया जिसके कारण ये कदम उठाए गए? देखिए, भूल चूक तो सरकार को रोज समझ में आ रही है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है हम्म। वो बड़ी भूलें हैं। आप देखिए, विदेश मंत्री ने 1.5 लाइन का ट्वीट किया हम्म। टुडे आफ्टरनून, टेलीफोन पर कॉल किया, अच्छा। कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ। 1.5 लाइन का विदेश मंत्री से बात की। भारत का विदेश मंत्री ये नहीं बता रहा अपने ट्वीट में कि क्या बात हुई। हाँ। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेसी है, अंतरराष्ट्रीय राजनय है कि जब इतने बड़े संकट में दो देशों में बात चल रही है हाँ। तो आपको 2 लाइन और उसमें लिखना थी ना, कि हमने चिंता जताई कि ईरान पर हमला हुआ है, हम युद्ध को लेकर चिंतित हैं, हम्म। हमने ईरान के जहाज को गिराए डुबोए जाने पर चिंता व्यक्त की। कुछ तो लिखते। आपने अपने ट्वीट में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना, हम्म। टेलीफोन पर बात हुई। लेकिन अगले विदेश मंत्री ने पूरा बयान जारी कर दिया है कि उनकी एस जयशंकर से क्या बात हुई। उन्होंने उसमें सब बता दिया है, उनका बयान आ गया, आप देख हाँ, लीजिए। बिल्कुल। अ- अरागची का। हाँ। उन्होंने लिख दिया है कि मैंने हमारे जहाज के डुबोए जाने पर बात की, अमेरिका के हिंद महासागर तक पहुंचने और युद्ध के बादल वहां तक पहुंचने पर चिंता व्यक्त की, वगैरह वगैरह। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते थे? इसमें किस बात का डर था? हम्म। लेकिन डर है। डर अगर वही है जो राहुल गांधी बार बार हम्म। कहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स का और गौतम अडानी पर केस का, तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हम्म। व्यक्तिगत कारणों से
या अपने दोस्तों को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान को, देश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। हमारा देश तो उस हाल में था, हम तो वे देश रहे हैं। आज जनरल वीपी मलिक का एक ट्वीट है, आप देखिएगा उसको जरूर, थल हम्म। सेना अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि हमने तो 1988 में मालदीव्स में जाकर, हम्म। हमको क्राइसिस का कॉल आया, हमारे हमको सूचना मिली, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हमने तो वहां जाकर मिलिट्री एड, वहां सैन्य सहायता प्रदान की, तख्ता पलट रोका मालदीव्स में अब्दुल गयूम का। हमने कहाँ कहाँ जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो रूस और यूक्रेन का युद्ध एक टेलीफोन पर रुकवा देते हैं ना, वॉर रुकवा दी पापो। तो प्रधानमंत्री ईरान, अमेरिका, इसराइल का वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे? इसके बजाय अमेरिका के गुलाम बने जा रहे हैं, अमेरिका का उपनिवेश बन गए हम। तो जिन कारणों की बात बार बार सामने आ रही है उस पर बात होनी चाहिए। हरदीप पुरी का अब तक इस्तीफा न होना इस बात का सबूत है कि कुछ तो है जिसके चलते हमारी सरकार दबी दबी हुई है, डरी हुई है, उसका भयादोहन हो रहा है, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। कुछ तो है कि 11 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में जो कहा था वो सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि अब हमारी सरकार दूसरे देशों के तय करने पर तेल खरीदेगी, हमें किससे तेल खरीदना है, रूस से या ईरान से, अमेरिका तय करेगा। और आखिर में एक लाइन कही थी कि एक इंडिविजुअल है जो कंप्रोमाइज्ड है, हम्म। जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हम्म। आप उस भाषण का अंतिम शब्द और वाक्य देखिएगा, तो क्या सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? क्या वो सचमुच कंप्रोमाइज्ड हैं? अगर नहीं, तो अमेरिका के खिलाफ तनकर क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों नहीं इंदिरा गांधी की तरह बोलते हैं कि हमें जिससे तेल खरीदना होगा खरीदेंगे? अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला, किससे तेल खरीदे? क्यों नहीं वे कह पा रहे कि 0% टैरिफ नहीं रहेगा, अमेरिका से जो माल आयात होगा 5%, 2% कुछ तो टैरिफ लगाइए। हम्म। मेरी जानकारी में दुनिया का और कोई देश नहीं है जिसने 0% टैरिफ अमेरिका से आने वाले सामान पर स्वीकार किया हो। हमारे तो सारे फैसले अमेरिका सुना रहा है। इसलिए हमारा कहना यह है कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 51वें राज्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस की तरफ से तैनात गवर्नर हैं। हम्म। और यहाँ पर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, हम्म। वायसराय बाद में कहलाया। तो भारत में अमेरिका का जो राजदूत है सर्जियो गोर, वो भारत में यूएसए का गवर्नर जनरल है। हम्म। तभी तो वो हमारे पश्चिमी कमान के सेना मुख्यालय में जाकर मीटिंग ले रहा है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उससे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो जाता है, इससे पहले भी राजदूत जाते रहे, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। हम्म। लेकिन हम उससे ब्रीफ क्यों कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमने कैसे लड़ाई लड़ी थी, कौन कौन से हथियार थे, क्या रणनीति थी। क्यों बता रहे हैं अमेरिका को? हम्म। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम तो उसके राज्य हैं ना, उसका एक सूबा बन चुके हैं हम। अब डोनाल्ड ट्रंप के मनसबदार हैं नरेंद्र मोदी। मुगल काल में मुगल बादशाह अपने मनसबदार बनाया करते थे, 5 हजारी मनसबदार, 10 हजारी मनसबदार। उनको उतना उतना अधिकार होता था कि वे इतने पैदल सैनिक रख सकते हैं, इतने घुड़सवार रख सकते हैं। वो बादशाह तय करता था, अपनी मर्जी से नहीं रख सकते थे। हम्म। ऐसे ही आज की तारीख में नरेंद्र मोदी शहनशाह वक्त, बादशाह सलामत, जिल्ले इलाही डोनाल्ड ट्रंप के मनसबदार हैं। हम्म। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं खड़कता भारत में। ये बेहद शर्म की बात है। जी विक्रांत जी। डॉक्टर साहब, रशिया हमारा पुराना साथी रहा है, दोस्त रहा है, साथी मुल्क रहा है। लेकिन रशिया से हम लंबे समय से तेल ले भी रहे थे, लेकिन अब रशिया इस घटनाक्रम के बाद फिर से तेल देने को तैयार हो गया। लेकिन जो डिस्काउंट से वो तेल दे रहा था, डिस्काउंट पहले जो दे रहा था, वो अब वो नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब यानी आप
आपने अगर पहले दोस्ती नहीं निभाई तो अब धंधा अगर करना है तो धंधे की तरह होगा। तो रशिया ने भी बिल्कुल। साफ कर दिया है। देखिए इसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा कल रात को जो कीमतें बढ़ाई गई हैं हाँ। उससे लगा सकते हैं आप। और बिल्कुल ठीक किया, दुनियादारी में अब रिश्ता ऐसे ही निभाया जाएगा। जब आप अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ गए हैं, उनको 0% टैरिफ पर कारोबार करने दे रहे हैं, 500 बिलियन डॉलर का माल खरीदने का वादा कर रहे हैं। वादा भी क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा है खरीदना है, हमने कहा जी सर, यस सर, ओके सर। तो रूस ने भी कह दिया कि अब आपसे वैसी दोस्ती तो रही नहीं जो ब्रेजनेव के जमाने से लेकर और इंदिरा गांधी और इन सबके दौर में थी। तो अब आपको 10% ज्यादा दरों पर तेल खरीदना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि जब सस्ती दरों पर तेल आ भी रहा था रूस तब से, भी फायदा लोगों तक तो तो उसकी उसकी मौज तो प्राइवेट कंपनियां हाँ। उड़ा रही थी। राष्ट्र सेठ रिलायंस की कंपनियां वो सस्ते में खरीद के और बेच रही थी दूसरी जगह, हाँ। यूरोप वगैरह में बेच रही थी, फायदा वो कमा रहे थे। और अब महंगा भारत आएगा तो को भारत महंगा आएगा तो जो महंगे बढ़े हुए दाम है वो कस्टमर यानी देश की जनता पर ट्रांसफर किए जाएंगे। जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। जब उस समय हम्म। फायदा सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था, आपके और मेरे फायदे में नहीं हो रहा था सौदा, तो अब जब महंगा आ रहा है तो उससे नहीं भुगतेंगे ये लोग। और अगर वे भुगतेंगे तो हमारे ऊपर ही तो लगाएंगे। अल्टीमेटली खरीदार तो हम और आप है ना, बिल्कुल। उपभोक्ता है, हम्म। आम भारतीय नागरिक है। उसे पेट्रोल डीजल एलपीजी चाहिए, हम्म। सीएनजी चाहिए। तो फिर सरकार नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर वाली नीति से हटकर हम्म। सिर्फ एक के खेमे में जब चली गई है, हम्म। तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। श्रीलंका जैसा देश गुट निरपेक्षता की नीति पर चल रहा है, हम्म। क्या हालत थी अभी उस देश की, कितनी अराजकता थी। गृह युद्ध हुआ, एक तरह से तख्ता पलट हो गया। हम्म। तब भी उस सरकार का मुखिया अड़ा हुआ है, और हम एक लाचार, विवश, मजबूर प्रधानमंत्री को अपने सामने देख रहे हैं, जो दंडवत होकर देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। जी विक्रांत। एक अंतिम सवाल सर। कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो इस सत्र में तो कई ये नई चीजें आई हैं और पिछला सत्र भी सरकार के लिए बहुत परेशानी वाला रहा था। और किसी तरह कहा वो जो कहा जाता है कि राम राम करते हुए सत्र समाप्त हुआ था वो हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा कल से शुरू हो रहा है। तो इस बार तो विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए और सरकार घिरते हुए दिखाई भी देगी। देखिए पिछले आप कई सत्र देख लीजिए, हम्म। सरकार को हर सत्र में विपक्ष के सामने मुंह की खानी पड़ रही है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा का मुद्दा हो, एसआईआर पर चर्चा हो, या उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का मामला हो, या उसके बाद वंदे मातरम, जनगण मन, हम्म। जो भी मुद्दा बीजेपी और मोदी सरकार लेके आते हैं संसद में, उल्टा पड़ जाता है। आपने वंदे मातरम का जिक्र किया, देश को मालूम पड़ गया कि भैया हम्म। बीजेपी और इनके पुरखों ने, संघ ने तो वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं था। तो इस बार भी अभी जो आधा हिस्सा निकला है जी। उसमें भी राहुल गांधी बहुत भारी पड़े थे। हम्म। जनरल नरवणे की किताब हो, चीन का अतिक्रमण हो, सारे मुद्दों पर इस बार तो और ज्यादा भारी पड़ जाएगा। हम्म। ट्रेड डील का मामला उस वक्त अधूरा रह गया था, हाँ। अचानक वो सत्र अवसान हो गया था, छुट्टी हो गई थी होली की। परसों तो सोमवार को सबसे पहले बात ही इस पर होगी हम्म। कि ये जो परमिशन, अलाउड, हम्म। ये शब्द कैसे आ रहे हैं। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हम्म। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खड़े होकर कहता है कि हम भारत को वैसी तरक्की नहीं करने नहीं देंगे करने देंगे। जैसी चीन ने की, चीन को करने दी, हम नहीं करने देंगे, हम आपको कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री बैठे ताली बजा रहे थे। हो सकता है उनको समझ में ना आया हो कि सामने वाले ने क्या कहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के सामने देश को तरक्की नहीं करने देंगे ऐसा कहा जा रहा है। कहने वाला अमेरिका का मंत्री है और हमारी सरकार चुपचाप सुन रही है।
तो इस सत्र में विपक्ष के पास इतने सारे गोला बारूद हैं, इतने सारे सवाल हैं कि सरकार के पास उनके जवाब नहीं होंगे। अंतिम बात, जी। ट्रेड डील की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने स्वागत कराया था। हाँ। बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई गई सेंट्रल हॉल में। पूरे देश में बीजेपी के सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री की बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी बताई थी। लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये साबित हो गया कि ट्रेड डील गुलामी का दस्तावेज था। और अब रूस से तेल खरीदने की इजाजत मांगना, इजाजत मिलना संसद के इस सत्र में इतना भारी पड़ेगा हम्म। कि राहुल गांधी एक बार फिर दावे के साथ ये सिद्ध कर देंगे कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। तो ये सत्र भी बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के पास, सत्ता पक्ष के पास एक औजार है, हम्म। आसंदी से विपक्ष के माइक को म्यूट कर देना, विपक्ष को बोलने न देना, सत्ता पक्ष की तरफ से शोर मचाना। जैसा पिछले आधे सत्र में हुआ वैसा ही अब होगा। अभी वैसे से आप मानकर चलिए हाँ, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। वैसे जी। उनके भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, कल से ही शायद उस पर भी चर्चा शुरू होगी। वो भी, वो भी होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया वे नहीं डॉक्टर होंगे तो जो साहब। बैठेगा आसंदी हाँ, में। जो बैठेगा। बहुत बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। और अब देखते हैं कि थैंक लोकसभा, ये जो संसद का बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि बहुत हथियार, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे, विपक्ष के पास है सरकार को इस समय घेरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू।